अस्सलाम नाज़रीन किराम, हम रोज़ एक ही बात करते हैं कि पाकिस्तान बहरान से गुजर रहा है। कुछ लोग इस पर तंज़न कहते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है हम ये फ़िक्रा बार बार सुनते हैं कि पाकिस्तान बहरान से गुजर रहा है। और जब से नई हुकूमत आई है ख़ास तौर पर उसके बाद से हम एक बात करते आए हैं कि पाकिस्तान का मसला नंबर 1 ये है, कभी कहते हैं वो है, कभी कहते हैं वो, कभी सिक्योरिटी को कहते हैं, कभी कहते हैं हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ना जो है ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। महंगाई को, इकॉनमी को कहते हैं, कभी गुड गवर्नेंस को कहते हैं। समझ नहीं आता हमारा असल मसला है क्या। कराची में 18 ख़वातीन जो थी वो राशन लेते हुए, मुफ्त राशन लेते हुए वो कुचली गई और इंतकाल हो गया उनका। अगले दिन लोग उससे भी ज़्यादा तादाद में फ्री राशन लेने के लिए फिर पहुँचे हुए थे। कहते हैं गुर्बत इतनी है, अफलास इतना है और सब्सिडी दी जाती है, जहाँ सस्ती चीज़ बिकती है लोगों की कतारें लग जाती हैं, फिर भी मसला हल नहीं हो पाता। उधर काली कोहाट में 2 दिन पहले एक वाक़या हो गया, वही खुदकुश हमला जिनके बारे में सुना था ख़त्म हो गए हैं और उस हमले के नतीजे में फिर 28-30 जानें जो थी वो चली गई। कहते हैं कि असल जंग तो वही है जो उस इलाके में लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान की जंग है, वो हमें लड़ना है, हर सूरत लड़ना है, उसे जीतना गलत बात भी नहीं है। कौन सा मसला हमारा असल मसला है जी? एक ज़माने में कश्मीर के मसले के बारे में हम कहते थे कि वो सबसे नंबर 1 मसला है हमारा, बैठा हुआ है। हमारे सदर साहब भी गए हुए हैं लंदन में, हमारे वज़ीर ख़ारजा जाते हुए ये कह गए हैं कि मैं इंडिया से बात करूँगा, इस बार कश्मीर पर भी करूँगा, पानी पर भी करूँगा, और बलूचिस्तान का नाम भी लिया है। कुछ लोग कहते हैं कश्मीर को तो हम भूल गए हैं, बलूचिस्तान को बचाने में बैठ गए हैं। कुछ कहते हैं कि पानी ना मिला इंडिया के साथ, हमारा मसला तय ना हुआ, हमारे दरिया खुश्क हो जाएंगे और हम बंजर हो जाएंगे, मसला पहले उसको संभालो। कुछ मालूम नहीं होता। मुशर्रफ साहब अमेरिका में तकरीरें कर रहे हैं, जरदारी साहब लंदन में हैं, हर आदमी अपनी अपनी बात कर रहा है। वज़ीर आज़म ये फरमा रहे हैं कि पानी, बिजली, गैस, इसके बहरान के लिए कौम तैयार है। मसला क्या है इस वक्त हमारा? कुछ समझ नहीं आता। बहरानों में से गुजर रहे हैं, बहरान हैं भी नहीं हैं, जहाँ बैड मैनेजमेंट है, गवर्नेंस अच्छी नहीं है, जिसने इन सारी चीज़ों को उबाल कर, उछाल कर कुछ सामने कर दिया है। आज इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे डॉक्टर फ़रूक हसनास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के वाशिंगटन में उसके फ़ेलो भी हैं और पाकिस्तान में GC यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसमें विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। हमारे बहुत से तजियाकार कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। सलीम बुखारी डॉक्टर साहब, आप क्या इस पे आसान बहुत कंसिस्टेंटली ये पूरी बात कि हम किस तरह इस वार एंड टेरर में फंसे हुए हैं, दहशतगर्दी कब से हमारे यहाँ है, अच्छा गुर्बत, महंगाई, ये सारी चीज़ें जो पैदा हुई हैं, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग सब चलती है, इकॉनमी का बुरा हाल, गवर्नेंस के मसाइल हैं, जमहूरियत, फिर वो चुपके से उन्होंने इशारा किया है कि हम ऐसे मामलों में डीरेल होने का भी ख़तरा होता है, अगरचे एक तरह का निज़ाम हमारा चलता भी जा रहा है और शक भी पड़ता जा रहा है। क्या है, क्या सूरत हाल जी? असल में जी, जिस तरह पहले आपने शुरू में बात की मीर साहब के बहुत सारे मसाइल हैं और जैसे आपने कहा कि कुछ समझ भी नहीं आ रही कि कौन सा ज़्यादा अहम है, कौन सा कम अहम है। असल बात यह है कि जब माशरे पेचीदा हो जाएं और जो जदीद माशरे हैं वो पेचीदा ही होते हैं और फिर वो जुड़ जाएं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के साथ या रीजनल ताल्लुकात के साथ, फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इस कदर ज़्यादा हो जाए जो कि पहले नहीं थी, तो जब पेचीदा माशरे होते हैं तो फिर उनके हल भी पेचीदा और सोफिस्टिकेटेड, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, तरीक़ों से ही निकाले जाते हैं। यानी कि एक पेचीदा मसले का हल आम उसका इलाज से वो नहीं होगा। ठीक है। सबसे बड़ा हमारा मसला मेरे नज़दीक तो ये है कि हमने अदारों को नहीं बनाया, उनको तश्कील नहीं दिया, और जो आजकल के माशरे हैं वो किसी एक फ्रेमवर्क होता है, एक रोड मैप होता है, उसके ज़रिए चलते हैं। और उन ममालिक में रोड मैप को हम आइन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसको आप सुपर लॉ भी कहते हैं, और बाकी तमाम कवानीन जो हैं उसके ताबे होते हैं। तो अगर आइन ही सही तरीके से ना चले और फिर वो अदारे उसके मुताबिक जो उसकी शिकें हैं उसको तश्कील ना दे पाए, तो वहाँ पे यकीनन खिंचातानी होगी मुख्तलिफ अदारों के दरमियान। ताकत के तवाज़ुन के लिए भी, चूँकि ये तयशुदा बात नहीं रहती कि ताकत का तवाज़ुन कहाँ पे और किस तनासुब के साथ होना चाहिए। पार्लियामेंट है आपकी, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है जो कि वज़ीर आज़म, और फिर एक सदर का ओहदा भी है, और फिर उसके बाद वफाकी निज़ाम भी है। तो ये सारे मामलात आइन ही तय करता है और अदारे ही तय करते हैं। अब हम अगर आ जाएं सीधी इस बात के ऊपर कि आजकल हमारे क्या मसाइल हैं, और मेरे नज़दीक, मेरी परसेप्शन में, मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है इंसर्जेंसी का, जिसको हम वॉर अगेंस्ट टेरर कह लें या जो भी कह लें, ये है
क्लासिकल इंसर्जेंसी। क्लासिकल इंसर्जेंसी भी है, लेकिन जो बाकी दुनिया की इंसर्जेंसी है उससे मुख्तलिफ। इन्फिल्ट्रेशन भी है जी, उसकी वजह है कि इंसर्जेंसी की डेफिनेशन तो यही है कि आपने कुछ ग्रुप ने हथियार उठाए एक लीगल हुकूमत, जिसको एक्सेप्टेबल हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़, लेकिन वो हथियार उठाए जाते हैं अपने एथनिक जो हकूक़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए, चाहे वो ज़बान हो, चाहे वो नस्ल हो, कोई भी हो। यहाँ पे एक अजीब किस्म की इंसर्जेंसी है जब इंसर्जेंट्स हथियार अपने, ज़्यादातर तो पश्तून हैं, पश्तून कम्युनिटी के लिए या पश्तून जो उनका एथनिक ग्रुप है उसके हकूक़ के लिए नहीं उठा रहे, बल्कि वो आइडियोलॉग्स हैं और वो उस आइडियोलॉजी को पूरे मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही पेचीदा किस्म की इंसर्जेंसी है। और फिर आइडियोलॉग हैं भी कि नहीं हैं, उनमें से बहुत सारे तो बैंडिट्स हैं। ये हर जगह होता है। अब इराक़ के साथ एनालॉजी लगाइए, कहा जाता था शुरू में कि वहाँ सिर्फ अलकायदा ये कर रहा है, जब साल गुजरा, तहकीक हुई, पता चला कि 25 ग्रुप उसमें हैं। जैसे आपने कहा उसमें बैंडिट्स भी थे, चोर भी थे, डाकू भी थे, नेशनलिस्ट भी थे और मुख्तलिफ सद्दाम की फ़ौज के लोग भी थे, जो लोग बातिस्ट जिसको हम कहते हैं वो भी थे और आइडियोलॉग्स भी थे। यानी वो मिला जुला वो तो होता है, लेकिन हम एक मेन स्ट्रीम में, एक जनरलाइज सेंस में वो बात कर रहे हैं, तो फिर हमें आपका ख्याल है कि सबसे बड़ा मसला ये हुआ, एक तो हमारे यहाँ अदारे नहीं है, दूसरा मसला ये हो गया कि ये जो वार हम लड़ रहे हैं, इंसर्जेंसी है, ये सबसे बड़ा मसला और तीसरा मसला मैं कहूँगा, जैसा निज़ामी साहब ने कहा कि बैड गवर्नेंस। चूँकि अगर गवर्नेंस सही हो तो वो किसी हद तक इन मामलात को किसी हद तक संभाल लेती है, चाहे कितने ही वो गवर्नेंस बैड होने का मसला वही तो नहीं कि अदारे नहीं है हमारे यहाँ। ये फिर एक साइकिल में हम जाना शुरू कर दें। जी, आपने एक बात की जिसको बेस इंसर्जेंसी की थी, इसकी नोयत भी आपने कहा कि मुख्तलिफ है, यानी कि वो आप ना करें कि जो वहाँ इराक़ में थी। मैंने इन्फिल्ट्रेशन भी साथ डाली, लेकिन ये जो आप साहब एक बात कह रहे हैं और ख़ास तौर पर उस पर ख़ासा वजाहत के साथ उन्होंने किया है कि हम एक तरह की जो एक ग्लोबल सिचुएशन है, यानी अमेरिका की मौजूदगी, सीधी बात, उसमें फंस भी गए हैं। यानी हमारी सिचुएशन ऐसी है। इंसर्जेंसी में भी हम कोई इंडिजिनस होने की बजाय ये कोई इस पूरी सिचुएशन का नतीजा तो नहीं है जी, जिसमें हम खुद फंसे हैं, उसकी एक ऑफ शूट के तौर पर ये इंसर्जेंसी पैदा हुई है। जी, मैं उस बात पे आऊँगा, लेकिन मैं जल्दी से एक बात और कह दूँ जो यहाँ पहले उस पर गुफ्तगू हो चुकी है। थ्योरेटिकल सेंस में पाकिस्तान एलाई रहा है वेस्ट का, बिल्कुल रहा है, लेकिन कई मौके ऐसे भी आए या कई इश्यूज़ ऐसे आए जब पाकिस्तान ने बहुत सख्त स्टैंड लिया था अमेरिका की शदीद मुखालफत और वो के बावजूद। मिसाल के तौर पर चीन के साथ ताल्लुकात, 60s में चीन अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 था और अमेरिका रूस से भी ज़्यादा चीन से उनकी नफ़रत थी और चीन को बर्बाद करना चाहते थे। उस ज़माने में पाकिस्तान ने चीन के साथ नहायत अच्छे ताल्लुकात बनाए अमेरिका की नाराज़गी के बावजूद। दूसरा, फ़लस्तीनियों के मसले के ऊपर जो पाकिस्तान का एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। अमेरिका, हम जानते हैं कि उनकी पॉलिसी इज़राइल के साथ बहुत ज़्यादा इंतहा की लेवल पर थी, तो यहाँ पे डिविएशंस होती रही हैं। तो इसका ये मतलब है कि अब भी डिविएशन हो सकती है, आप अपना कौमी इंटरेस्ट देख के। आपकी बात पे मैं उस पर आऊँ, एफ-पाक की इन्होंने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की ओबामा ने, और फिर उसको काफ़ी उछाला गया। मतलब ये कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को हमने जोड़ दिया है, हम उनको एक नज़र से देख रहे हैं और दोनों के स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट एक जैसे हैं। जो कि पाक पर पॉलिसी का मतलब ये था, इस बात का एतराफ़ था कि अब इसमें हम इंडिया शामिल नहीं कर रहे हैं, इंडिया को शामिल कर रहे हैं। देखिए, एफ-पैक का जिस दिन एफ-पैक 36 मार्च को ऐलान हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सदर ओबामा ने, तो उसी शाम को वाइट हाउस ने एक वाइट पेपर निकाला था जिसमें उसकी तफसील बयान की गई थी। उसके बाद फिर कमेंट्रीज आई थी मुख्तलिफ, तो उसमें एक रीजनल सलूशन वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया था, लेकिन बाय इम्प्लीकेशन हिंदुस्तान उसमें शामिल था। दूसरा, पाकिस्तान का ये एतराज़ होना चाहिए था कि आपने अफ़गानिस्तान के साथ हमें जोड़ दिया है, हमारे तकाज़े, हमारी जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिक्योरिटी का, हम एटॉमिक पावर हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए आपने अगर कोई पॉलिसी तश्कील देनी है, कहाँ कहाँ कोई कॉमन चीज़ें हैं, जैसा क्रॉस बॉर्डर पे वो आ जाते हैं, कबाइल के आपस में ताल्लुकात हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप एज ए सच एक यूनिट्स को
आप एक यकजा नहीं कर सकते। हम लोग तो लिखते रहे अखबारों में, इस पर हम कंडेम भी करते रहे, लेकिन 2 हफ्ते पहले ही जरदारी साहब ने बहुत डिलेड एक रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि एफ-पाक हमें काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान एम्बेसडर ने भी कहा है, पहले सदर साहब ने अब कहा आके चेंज हो रही है, अमेरिका की थिंकिंग चेंज हो रही है, हमारी हुई है। 1.5 महीने के बाद जब हम लोग अखबारों में बहुत पहले लिख चुके थे कि एफ-पाक नहीं सही, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं सही, अगर इंसर्जेंसी का मामला है या टेररिज्म का है तो केस बाय केस आप देखिए।